नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग फुल सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि सेट नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले साथियों ऑलरेडी आप देखेंगे तो सेट नंबर आपको 5 तक क्लास अपलोड कर दिया गया है, जो आपका नया एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है। तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। साथियों मैं आपको बता दूं कि इस बुक का जो क्वेश्चन का आपका अरेंजमेंट है ये काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको दिया गया है, जो अभी आपका लेटेस्ट में लॉन्च किया गया है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाइए और देखिए कि 100 क्वेश्चंस में से आप जो है कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। आप सभी लोगों को 70+ आपको टारगेट लेकर के चलना है और सभी क्वेश्चंस में आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अवश्य इसको जो है पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और टिक आपको मारते हुए चलना है। और लास्ट में आप सभी लोगों को सेशन एंड होने के बाद बताना है कि आप सभी लोग 100 में से जो है कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाए थे। तो आइए साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखेंगे तो आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखना, ब्रिटिश भारत का इतिहास ये किनके द्वारा पुस्तक डेवलप किया गया है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये 1817 में किया गया है और ये आपका जो है जेम्स मिल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया गया था, तो दोस्तों 1930 में चलाया गया था। अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना आप सभी लोग, इसमें टोटल अगर हम बात करेंगे तो 78 स्वयंसेवकों के साथ महात्मा गांधी ने 24 दिनों का यात्रा किया था। और फाइनली क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आपका हुआ, तो ये आपका 6 अप्रैल आपका 1930 को हुआ। साथियों अगर हम बात करेंगे कि दांडी मार्च कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930 को आपका दांडी मार्च किया गया था। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका है 24 दिनों की यात्रा के फलस्वरूप क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को आपका हुआ है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियां करती है। चलिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस में 2 से 3 सेकंड का आपको समय लेना है, आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते चलना है। तो दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियां करती है, तो याद रखना आप सभी लोग, ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका सुंदरबन डेल्टा है, ये भी आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। सुंदरबन डेल्टा का जो आपका नाम है ये आपका क्या है, तो ये आपका सुंदरी भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है, रेयर केस में ही आपका। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करता है, तो ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, चलिए आंसर लगाएंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की लंबाई 1722 मीटर है। ध्यान रखेंगे 1722 मीटर है और ये फ्रेंड्स आपके कहाँ पर है, तो ये आपका अरावली में है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अरावली, बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी कहा जा रहा है कि चंद्रमा नहीं है। देखिए हमारे सौरमंडल में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुध के पास। ध्यान रखना ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए बुध ग्रह के पास एक भी जो है उपग्रह नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह या नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। मंगल के पास टोटल 2 उपग्रह है, एक आपका फोमोस और दूसरा आपका डिमोस है। जबकि शनि के पास आप देखेंगे तो शनि के पास टोटल आपका 82 उपग्रह है। सबसे ज़्यादा जो छल्ले वाला ग्रह है ये आपका शनि है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, ये आपको पर बताना है। तो साथियों आंसर करेंगे आप सभी लोग इसका कि पृथ्वी पर जो है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिया है कि लगभग आप देखेंगे तो 8.3 सेकंड का समय लगता है। तो लगभग में आप सभी लोग लगाएंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करेंगे कि जो है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये आपका 1.3 सेकंड का लगता है। देखिए जो प्रकाश हमारा है, प्रकाश का वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का निर्वात में जो है चाल होता है।
प्रकाश की दोस्तों बात करेंगे तो एक प्रकार का आपका जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। देखिए राजा महोत्सव जो है आपका कृषि महोत्सव का अभी रिसेंटली आपका ओडिशा राज्य के अंतर्गत जो है आयोजन किया गया है, तो बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है, ये आपको पर पूछा है। देखिए बैंकिंग सेक्टर से आप देखेंगे तो लगातार क्या है कि 2 से 3 क्वेश्चन अभी आपका पूछा जा रहा है, और इस बार भी एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है आपका पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना कि CBS का जो पूर्ण रूप आपका होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखेंगे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर। तो ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, CBS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। तो आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपका है ये आपका 1 अक्टूबर जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपेयर किया गया है। और देखिए जो ज्ञान बिंदु का क्या है कि कुछ आपका सेट आपका जो है लॉन्च जो आपका किया गया था, इसको लेकर के छात्रों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। देखिए उसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस का लेवल है ये काफ़ी आपका मॉडरेट लेवल का मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो उतना लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप देखेंगे तो जो इस बुक का आपकी नया एडिशन अभी लॉन्च किया गया है ये देखेंगे तो आपका सेम पैटर्न पर आधारित आपका दिया गया है जो आपका लेवल है पूछने का। हालांकि आप सभी लोगों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें 10 सेट आपका टोटल दिया गया है, उसको भी हम लोग जो है रिसेंटली कवर करेंगे। इसमें जैसे ही आपका 10 सेट आपका एंड होता है, अभी हम लोग जो है सेट नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बाद आपका ये 10 सेट वाला आपका आ जाएगा ज्ञान बिंदु का, ठीक है। तो उसको भी हम जो है लगवा देंगे आप सभी लोगों को। तो देखिए कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए 1969 में टोटल जो है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी वर्तमान में देखेंगे तो टोटल कितने बैंक है जो कि राष्ट्रीयकृत है, नेशनलाइज किया जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 12। तो भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा किस अर्ध सैनिक बल का आदर्श वाक्य है। देखिए शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा किस अर्ध सैनिक पैरामिलिट्री फोर्स का जो है ये आपका जो है आदर्श वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ITBP का है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, प्रश्न में हमारा नेक्स्ट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कहा जा रहा है कि रजिस्टर जो है रजिस्टर्स। तो इसके लिए करेंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर। और देखिए जो भारतीय खेल दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहा जा रहा है 2 संख्याओं का योग दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे मान लिया जाए कि 2 संख्या आपका XY है, इसका योग दिया गया है आपका 37। अब देखिए साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि उसके वर्गों का अंतर दिया गया है। तो देखिए वर्ग का अंतर दिया गया है यानी x² y², इन दोनों संख्याओं का वर्ग का अंतर 185 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका x² - y² दिया गया है, तो यानी a² - b² के फॉर्म में अगर तोड़ेंगे तो a + b इंटू आपका a - आपका b हो जाएगा और इक्वल में आपका 185 हो जाएगा। देखिए x + y का वैल्यू दिया गया है 37, तो यहाँ पर 37 रखेंगे और ये फिर आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। गुना में है तो इधर आकर के आपका नीचे में चला जाएगा, इसको काट लेंगे और x - y का वैल्यू आप आ जाएगा। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा, जबकि पहला समीकरण हमारा x + y बराबर आपका 37 दिया गया है। दोनों इक्वेशन को फ्रेंड्स आप सभी लोग सॉल्व कर लेना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 0.11 पर रैंकिंग प्लस 0.22 पर रैंकिंग इंटू 3 किसके बराबर है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर तो प्रश्न में आपको यहाँ पर क्या है कि रेकरिंग वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखिए आपका क्या है कि रेकरिंग को अगर हम लोग हटाते हैं तो देखिए रेकरिंग आपको 11 पर दिया गया है। कितने अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर, तो नीचे 2 गो।
आपको 2 आपको 9 लगाना है, मतलब 2 आपको 9 लिखना है, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपका 2 पर रेकरिंग दिया गया है, कितने पर रेकरिंग है तो 2 अंक पर है, तो नीचे आपका 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके फाइनली आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके 1 आ जाएगा। सॉरी, इसका कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग तो इसका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए आंसर लगाइए, कौन सा शब्द आपका देशज नहीं दिया गया है, तो देखिए पुष्कर देशज नहीं है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पाछे लिखना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि जो है बाछे लिखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। ध्यान रखना आप सभी लोग, दिया गया है कि बाछे लिखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अत्यंत प्रसन्न होना, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है। देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है। देखिए ध्यान रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर, तो देखिए कहा जा रहा है में पर के लिए आपका अधिकरण होगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो ये आपका जो है षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आपका चला जाता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध काके की अधिकरण में पर, तो कहा जा रहा है कि चारपाई पर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिकरण आपका में पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग तेजी से और बताएंगे चिड़िया का आपका जो है बहुवचन शब्द क्या होगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिड़िया। ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। चलिए आंसर लगाएंगे। दोस्तों कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। देखिए ध्यान रखेंगे, आपका 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जिसमें कि आप टोटल देखेंगे तो इसका जो है टोटल आपका 6 आपका प्रमुख अंग होता है। ध्यान रखना 6 आपका प्रमुख अंग होता है, जबकि एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो किया गया है ये आपका 24 अक्टूबर को, ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपका गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है। देखिए जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ये आपका 1939 में शुरू हुआ था, जो कि आपका 45 तक आपका चला था। दोस्तों अगर हम बात कर लेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का मुख्य जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस को दिया जाता है। तो आपका यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिक्स आपका है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स से हाईलाइटेड जो भी क्वेश्चन है इसको कवर करके रखेंगे आप लोग। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना कि बिहार का जो जीडीपी है, ध्यान रखना बिहार में अर्थव्यवस्था में मुख्य जो योगदान है ये किसका है, तो ये आपका सेवा क्षेत्र का है। जबकि दोस्तों देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा जो आपका क्या है कि आपका राष्ट्रीय आय का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है ये आपका कृषि क्षेत्र का है। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और भारत में आप देखेंगे तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उसी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए आंसर लगाइए। औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। दोस्तों याद रखना भारत के शहरी क्षेत्रों में अक्सर जो बेरोजगारी देखने को मिलता है यह आपका औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपका जो है पूछा गया क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप लोग इसको याद रखना कि जो भारत के शहरों में बेरोजगारी पाई जाती है ये किस प्रकार का है, तो ये आपका औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत टोटल 100 दिनों की गारंटी लिया जाता है काम का। तो अगर आपने ऑप्शन ए को लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैंने नोट्स में ऑलरेडी आपको साथियों कवर आपको करा दिया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए साथियों आपको दिया गया है मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 दिनों का काम दिया जाता है। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ पर प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कहा जा रहा है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है। तो 150 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की उम्र तक जो है आपका जो है आयु तक जो है पद धारण कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों याद रखना कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में आपका लागू किया गया है। और ध्यान रखना इसी 1992 में क्या है कि फिर आपका 74वां आपका संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि नगर पालिका की स्थापना आपका किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपके 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा पंचायती राज व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय जो है शामिल नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है पुस्तकालय, इसको निश्चित रूप से आपका शामिल किया गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसको शामिल किया गया है। सड़कें, पुलों और जल मार्ग तथा अन्य संचारण के माध्यम इन सभी को फ्रेंड्स आपका शामिल किया गया है। तो उच्च शिक्षा को आपका शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करेंगे कि जो है आपके 14 वर्ष बच्चों के लिए यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। 14 वर्ष तक बच्चों के लिए जो है काम जो है आपका जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता है। इसका वर्णन 24 के अंतर्गत आपका दिया गया है। इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के परीक्षण के लिए इसमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ में क्या है। तो पदार्थ में मंड है यानी स्टार्च है। ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के परीक्षण के लिए इनमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में क्या है। तो आपका मंड है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में कहा जा रहा है कि क्षीणता दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है। चलिए दृष्टि दोष की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण से दृष्टि जो है आपका रोग होता है। और यहाँ पर आपका देखेंगे तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा गाजर में पाई जाती है और इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। सी की कमी के कारण से स्कर्वी नामक रोग होता है। और डी की कमी के कारण से आपका कैल्सीफेरॉल होता है जिसे हम लोग इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी सबसे अधिकतम मात्रा में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और मछली के तेल में पाए जाते हैं। विटामिन B1 आपके केला में पाए जाते हैं। और विटामिन सी आपका जो है आपके आंवला के अंतर्गत पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग पहले इसका। देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। देखिए साथियों वृक्ष के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि जिसके कि आप जो है हरे और कोमल पत्ते होंगे इसे आप वृक्ष कहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इसकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। कहा जा रहा है इसकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तो बिल्कुल आपका गलत है। इसकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। तो ऐसा भी आप नहीं कह सकते। यहाँ पर आपका देखिए केवल आपका 3 करेक्ट हो जाएगा और 3 हमारा ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है कहलाता है। देखिए पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है इसे हम लोग कहते हैं पर्णवृंत। देखिए रिपीट कर लेना। पत्ती का वह भाग जो कहा जा रहा है कि तने से जुड़ी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं डंठल वाले भाग को तो पर्णवृंत कहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों याद रखना चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले 1969 में जो है जाने वाले व्यक्ति थे ये आपका नील एंग्स्ट्रॉम थे जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये आपका हो जाएगा 1969 में नील एंग्स्ट्रॉम गया था। भारत में आप देखेंगे तो राकेश शर्मा गए थे। जबकि आप देखेंगे इसके बाद महिला में अगर देखेंगे तो ये आपके कल्पना चावला गए थे। तो इन सभी पॉइंट को याद रखना।
सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछा जाता है अंतरिक्ष में जाने वाला जो कुत्ता था इसका नाम क्या था, तो लाइका नामक कुत्ता को सर्वप्रथम जो है भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, तो लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है। देखिए गर्दन और जो है सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। तो दोस्तों याद रखना इसे हम लोग कहते हैं धुराग्र संधि। क्या कहते हैं, धुराग्र संधि कहते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मानव शरीर के वृक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी है। चलिए आंसर लगाएंगे 12, 15, 18, 24। दोस्तों याद रखना मानव के शरीर में टोटल पसलियों की संख्या कितनी है, तो ये आपका टोटल 24 है। तो डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है। चलिए आंसर आपके सामने दिया गया है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधा। पौधा जो आपका है अजैव घटक नहीं है, बट आप देखेंगे मिट्टी या सूर्य का प्रकाश या फिर आप जल देखेंगे तो ये सभी क्या है, अजैव घटक है। जबकि यहाँ पर आपका पौधा जो है आपका है जैविक घटक है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं। दोस्तों याद रखना अभी आपका जो है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के रूप में जो है अभी आपका भागलपुर में बनाया गया है। अगर करंट में क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग इसको जो है देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं, तो ये किन से लेता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा द्वार से लेता है। तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को लाया गया है और इसका जो वर्णन है ये आपके 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, तो ध्यान रखना कि जो आपके दल बदल कानून है कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची के अंतर्गत डाला गया है। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। दोस्तों याद रखना कि 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता था, जिसे कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली हस्तांतरित किया गया है। अब कहा जा रहा है कि जो राजधानी आपका है ये जो है आपका कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के तहत इन्हें जो है राजधानी का दर्जा दिल्ली में दिया गया है, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि आपका 1991 में हुआ था। ध्यान रखना 1991 में हुआ था 69वां संविधान संशोधन। तो बी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। तो कहा जा रहा है भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों शास्त्रीय अगर भाषा की दर्जा की आप बात करेंगे तो अभी क्या है कि टोटल 6 को मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अभी का क्या है कि टोटल आपके 6 को मिला है। जैसे कि आप देखेंगे तो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिशा है, इन सभी को मिला हुआ है। तो आप ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और रिपीट भी कर लेना आप सभी लोग एक बार इसको पुनः। कहा जा रहा है कि भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, तो टोटल आपका 6 हो जाएगा। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसका कि वर्णन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका किया गया है। जबकि दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो मूल संविधान है इसमें केवल 14 भाषा को ही मान्यता प्राप्त था, लेकिन क्या है कि कुछ आपके संविधान संशोधन के तहत और भी आपकी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो वर्तमान में टोटल आपका 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जिसका कि वर्णन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक कहा जा रहा है कि कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक है। देखिए पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका एडवर्ड लीयर जो है आपका लियर के द्वारा लिखा गया है। तो आपका एक करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है, तो एडवर्ड लियर के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न का कारण क्या है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो इसका मुख्य कारण होता है लैक्टिक अम्ल, या फिर दूध या दही में खट्टापन का कारण लैक्टिक अम्ल ही हमारे होते हैं, या फिर दौड़ते समय हमारे मांसपेशियों में संकुचन के दौरान दर्द होता है, ऐठन होता है, ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है फॉर्मिक अम्ल, तो ये आपके चींटी के डंक में पाई जाती है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंतर्गत पाई जाती है। तो पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए ट्रांसलेट कीजिए इसको फटाफट आप सभी लोग।
सूर्य उगने पर कुहासा फट जाता है। इसका ट्रांसलेट करना है, सूर्य उगने पर कुहासा फट जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सन आपका हो जाएगा हैविंग राइज द, फोर आपका हो जाएगा डिस्पेयर्ड। तो ऑप्शन ये अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। तो श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको पर पूछा है। देखिए दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, इसको अगर स्किप भी करेंगे तो आप सभी लोग इसको इजी वे में जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए इसको कंप्लीटली। तो सॉल्व आपको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पिता की वर्तमान आयु आप मान लीजिए कि मान लिया जाए कि पिता की वर्तमान आयु कितना है आपका x वर्ष है, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो श्याम है यानी जो पुत्र है उसका जो है पिता से कितना है, तो वो आधा है, जैसा कि प्रश्न में ही आपको दिया गया है। तो देखिए पुत्र यानी सन आपका कितना हो जाएगा, तो x अपॉन आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है 20 वर्ष के बाद, प्रश्न में क्या दिया गया है, 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी, मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 20 वर्ष बाद, तो दोनों में आप 20 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, इक्वल लेकर के चलेंगे। तो x प्लस आपका 2 और प्लस इसमें भी आपका 20 हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो श्याम के पिता है, श्याम की आयु का जो है ये 1.5 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये आपका क्या है 1.5 गुना आपका हो जाएगा, मतलब ये आपका 1.5 गुना हो जाएगा। तो अब आपको 1.5 से इसमें आपको गुना करना है, 1.5 से। इसको देखिए कैलकुलेट कीजिए आप सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा 40 वर्ष आएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। फाइनली आपको सॉल्व करना है जितनी भी आपका मैथमेटिक्स सेट पैटर्न पर आधारित आपको दिया गया। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो कैंडिडेट क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरियस रूप से अगर आप सभी लोग लगे हुए हैं और बेहतर आप सभी लोगों को अगर मटेरियल चाहिए या फिर आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो A to Z आपका इस ग्रुप पर आपको चलाए जा रहे हैं, जो कि आप लोग के हित में ग्रुप आपका बनाए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो मेनली आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को टारगेट किया गया है और पुनः क्या है कि इसी ग्रुप पर आपका BSSC का भाई सारी चीज़ें आपका अपलोड किया गया है। इसके पहले भी आप देखेंगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन का कंप्लीटली A to Z मटेरियल्स आपका BSSC का भी डाला गया है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है तो इसको भी टारगेट किया गया है। तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि डेली बेसिस पर आपको एक आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाना है। कंप्लीटली इसका डिस्कशन भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पर भी, प्लस आपको उसके नीचे में जस्ट आपको आंसर शीट आपको मिल जाएगा, तो आप खुद को जज कर पाएंगे। और पुनः क्या है कि आपको सेट लगाने के बाद इसका कंप्लीटली आंसर टिक करके जो है रिवीजन आपको PDF मिल जाएगा, जिसको कि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे और आपके अंतर्गत बेहतरीन जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे छात्रों की डिमांड के बाद कार्यरत सभी संस्थान का आपका A to Z आपका क्लास नोट्स प्लस ऑफलाइन टेस्ट का कंप्लीटली A to Z आपका PDF प्लस आप देखेंगे तो वन लाइनर फॉर्म में जितनी भी आपका प्रीवियस पेपर पूछा गया है या फिर जो भी आपके इंपोर्टेंट है इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपका वन लाइनर फॉर्म में आपको रिवीजन के रूप में दिया जाता है गाइडलाइंस के तहत, जो कि आपके सारे क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव एक्सपेक्टेड होता है। और इसमें क्या है कि आपका टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस आपको वन लाइनर के फॉर्म में डाला जाता है, जिस भी टॉपिक को आपका कवर किया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो अलग अलग जो भी आपके मार्केट में बुक है इसका A to Z आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। इसका PDF के बाद रिवीजन PDF के लिए आंसर आपको टिक करके मिलेगा, ताकि आपको आंसर के लिए स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे ना जाना पड़े, तो आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएंगे, आंसर आपको हाईलाइट करके मिल जाएगा। और जो भी आपका अपकमिंग बुक है इसमें आपका टोटली आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इस ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप बात कर सकते हैं, या फिर इस ग्रुप पर आप इस नंबर पर जो है SMS करेंगे जो है बिहार पुलिस लिख करके, तो फाइनली आपको ग्रुप के अंतर्गत आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, जिसका कि 51 रुपीज़ आपका रखा गया है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सभी कैंडिडेट अफोर्ड कर पाए और अच्छे तरीका से ज्वाइन करके A to Z आप मटेरियल्स टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज और मैथमेटिक्स में भी देखेंगे तो अर्थमेटिक हो चाहे आपका एडवांस हो, इससे हर एक टॉपिक को कवर नहीं किया जाता है। तो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपका मैथ का A to Z आपको मटेरियल्स मिल गया है। जो भी आपका बाकी है ये भी आप सभी लोगों को मिलेगा, प्लस आप देखेंगे तो रीजनिंग A to Z आपका ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन इंप्रूवमेंट के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है, तो B का वेतन A के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, ये आपको पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A और B लिख लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि A का वेतन B के वेतन से जो है ना 20% अधिक है। जैसे कि मान लिया जाए A का वेतन B के वेतन से 20% अधिक है, अगर B का 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 120 आपका हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि B का वेतन A के वेतन से A के वेतन में से लगा तो 120 को नीचे रखिए, पूछा जा रहा है कि कितना जो है कम है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका 20 का कम है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए, 0 से 0 कटेगा, इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे। 6 से देखिए 100 को अगर आप सभी लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग आप कितना का करीब आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 16 पूर्णांक आपका 2/3 के अप्रॉक्स आपका आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ कहा जा रहा है कि मित्र राष्ट्रों ने वार्साई की संधि की थी। देखिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जर्मनी। ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिस्र कहा जा रहा है कि मित्र राष्ट्रों ने वार्साई की संधि किया था, तो जर्मनी के साथ किया था। और दोस्तों याद रखना आप सभी लोग अगर पूछा जाता है कब किया था तो 1919 में आपका किया था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि चारबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय में शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों चारबाग बनाने की परंपरा जो है आपका अकबर के शासनकाल में हुआ था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चारबाग बनाने की परंपरा जो है ये आपका अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में नहीं है। देखिए दोस्तों अगर गौर करेंगे आप सभी लोग तो मुंगेर जो कि हमारे बिहार के अंतर्गत जिला आपका मुंगेर है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जो है लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, सीता कुंड आपका मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड ये सभी मुंगेर में है। जबकि आप देखेंगे तो सूर्य कुंड आपको दिया गया है, ये दोस्तों आपका मुंगेर में नहीं है। सूर्य कुंड कहाँ पर है तो ये आपका राजगीर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य कुंड कहाँ पर है तो ये आपके राजगीर के अंतर्गत है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। दोस्तों याद रखना बिहार में जो है गंगा नदी टोटल 12 राज्यों से होकर के गुजरती है, और बिहार में सबसे लंबी जो सीमा साझा करती है ये आपका पटना के साथ करती है। तो ध्यान रखेंगे सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी सबसे बड़ी किसके साथ सीमा लगाती है तो जो पटना के साथ लगाती है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 2525 मीटर है। गंगा नदी का निर्माण गंगोत्री से होता है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाता है तो ये आपके गंगा ही है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। चलिए आंसर लगाएंगे। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरसा, जिसमें कि 41.7% यहाँ का महिला साक्षरता दर है, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा, तो आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों बात करेंगे बिहार का साक्षरता दर जो आपका है ये आपका सबसे कम है। ध्यान रखना ऑल ओवर जितनी भी स्टेट है हमारे इंडिया के अंतर्गत बिहार का जो साक्षरता दर है ये आपका सबसे कम है। जबकि सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो ये आपका कहाँ का है, ये आपका जो है केरल का साक्षरता दर जो है ये आपका सबसे अधिकतम है। लिंगानुपात देखेंगे तो सबसे अधिक जो है ये आपका केरल का है, सबसे कम अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा का। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है तो ये बिहार का है, और सबसे अगर कम जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि चेंज द वॉइस, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि पोस्ट द लेटर, इसको देखिए वॉइस में सिंपली आप कन्वर्ट कर लो। आंसर बताएंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेट द लेटर बी पोस्टेड, ये आपका यहाँ पर जो है एक्टिव टू पैसिव आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान कहा जा रहा है कि उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो चलिए आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है लगभग आप देखेंगे तो हम लोग जो 21% ऑक्सीजन जो लेते हैं इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो लगभग हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं कि 17% तक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, अप्रोक्स 17%। लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.4%, लगभग में लगाएंगे। और पुनः क्या होता है कि हम लोग इतना यूज़ करके जो है पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है क्या होता है, तो इतना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था। मुंबई, कराची, विशाखापट्टनम, सूरत। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग फटाफट इसका, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत जो है आपका कहाँ पर किया गया था, तो ये जो है मुंबई में किया गया था। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1946 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ को माना जाता है। तो आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद रखना 1857 के विद्रोह में जो है बिहार से नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था आरा से। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव मूत्र में यूरिया की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। इसको मैंने कई बार आपको कवर कराया था कि मानव मूत्र में यूरिया का 2% मात्रा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। तो देखिए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2.5%। डी यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका 2% भी आपको दिया रहता है, एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 2.5% हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2047 तक। तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि चुंबक अपना गुण खो देता है। तो दोस्तों याद रखना, जब भी कभी चुंबक को गर्म किया जाए या तेल में डुबाया जाए या फिर पटका जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि चुंबक अपने क्वालिटी को जो है, मैग्नेट अपनी क्वालिटी को खो देता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट इसका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे तो गर्म किया जाने पर, हथौड़ा से पीटे जाने पर, ऊंचाई से गिराए जाने पर। तो यहाँ पर आपका उपर्युक्त में से जो है सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर होता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग इसका। प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन जो परिसर है, ये आपका परिसीमन है, ये आपका क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का तापमापन परिसर क्या होता है? तो 42 जो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कहा जा रहा है कि 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए कुल दूरी निकालना है और दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा आपका, तो 4 गुना समय हो जाएगा। तो सिंपल है, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है किलोमीटर में दिया गया है, तो आप ऐसा करते हैं कि आपको मिनट जो दिया गया है इसको किलोमीटर में आप सभी लोग जो है कन्वर्ट कर लेना, और या तो फिर आप इसको जो है मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आप जो है फिर किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप सभी लोग 18/5 से आप सभी लोग गुना करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपका 40 गुना आपका 15 मिनट दिया गया, इसको घंटा में आप सभी लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा प्लस आपका जो है 60 आपको दिया गया है, और प्लस आपका गुना आपका कितना हो जाएगा, तो फिर आपका 15 यहाँ पर आपका जो है आपका 60 हो जाएगा। ये भी आपका घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व करके आंसर लगाएंगे। देखिए 58 का आपका करेक्ट आंसर 25 किलोमीटर हो जाएगा। टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के कहा जा रहा है कि अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है। दोस्तों याद रखना, इसमें आप सभी लोगों को इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि बल के संबंध में कौन सा कथन औसत दिया गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में सभी ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक पहले आपको पढ़ना है, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये बल के बारे में हमारा करेक्ट कहा जा रहा है, बट हमें गलत छाटना है। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो यही हमारा गलत दिया गया, क्योंकि बल जो है किसी भी गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन कर सकता है, डायरेक्शन में चेंजिंग ला सकता है, किसी वस्तु को जो है विराम से गति में ला सकता है, गति से विराम में ला सकता है, किसी वस्तु के आकृति आयतन में परिवर्तन कर सकता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियम लीग 2023 IPL 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है। तो रिसेंटली अभी आपका जो है 16वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। IPL की शुरुआत कब से की गई है, तो 2008 से किया गया है। डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दोस्तों कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो है आपका लुम्बिनी आपका कहाँ पर है, तो आपका जो है नेपाल में है, जहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा जो है पूर्व हुआ था। ध्यान रखिएगा इतने फैक्ट को यहाँ से। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। देखिए दोस्तों अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक था। देखिए मौर्य वंश की अगर दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे, तो मौर्य वंश की जो स्थापना है ये आपका 322 ईसा जो है पूर्व किया गया था। तो यहाँ से आप लोग जो है याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। देखिए कहा जा रहा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वालों शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण। डी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य बातचीत वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता होती है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 dB होता है, 60 डेसिबल। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को या शोरगुल को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य दिया गया है। चलिए ऑप्शन पढ़िए आप सभी लोग। कहा जा रहे
इसमें किरण का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है, तो ये हमारा करेक्ट दिया गया है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, तो बिल्कुल ये आपका जो है गलत कहा जा रहा है, यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कहा जा रहा है कि कुछ धुंधला दिखाई देता है, तो ये सभी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखना कि जो है दिया गया है कि इनमें जो है किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, तो ये बिल्कुल दोस्तों आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का यहाँ पर आपको परिकलन करना है और ग्रेविटेशनल फोर्स जी का वैल्यू 6 पॉइंट आपका जो है 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपको केजी स्क्वायर लेना है। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका देखिए सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि F बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है ये G इंटू आपका M अपॉन आपका R आपका स्क्वायर या फिर आप D स्क्वायर लिखेंगे। इस पर आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका साथियों आ जाएगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर भी करा दिया है। परंपरागत ग्रहों की संख्या अगर देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति व शनि आपका है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो टोटल आपका 8 टोटल आपका जो है आपका ग्रह होते हैं, लेकिन प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपके 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात कहा जा रहा है कि बिपरजॉय नामक कहा जा रहा है कि किस देश द्वारा चलाया गया है। देखिए हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात कहा जा रहा है कि बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा चलाया गया है, तो दोस्तों अभी रिसेंटली जो है बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके नैरोबी में है। देखिए रिपीट कर लेना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नैरोबी में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना कि जो आपके नैरोबी है ये आपका केन्या की राजधानी है। क्या है केन्या की राजधानी, ये आपके नैरोबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कहा जा रहा है कि गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा USA का। ठीक है, ध्यान रखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो गंजा ईगल, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो जापान की अगर हम थोड़ा बात कर लेंगे तो जापान का आपका जो है ग्रीन फिजेंट आपका है। ग्रीन फिजेंट आपका पक्षी है जो कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। जबकि न्यूजीलैंड की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कीवी। क्या हो जाएगा आपका कीवी हो जाएगा। जबकि आप बात कर लेंगे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका है ये आपका एमू है। तो इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और बाकी भारत का आपको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर होता है, तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बैरनघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बैरनघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बैरनघट्टा जो आपका है ये आपका कर्नाटक में। बैरनघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक में है। तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था। दोस्तों याद रखना, कंप्यूटर को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए, और कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हेवार्ड एकिन। ध्यान रखना, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था, तो हेवार्ड एकिन ने बनाया था, और यह आपका 1937 में बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है। किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा इसको करना क्या कहलाता है, तो ये आपका अवसादन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी देखिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं आपका जो है निष्पावन। ध्यान रखना, निष्पावन कहते हैं। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान
सर्वाधिक होता है। दोस्तों याद रखना, जो हमारे हाइड्रोजन होता है इसे भविष्य का ईंधन कहता है और इसे आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। हाइड्रोजन को टोटल 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तो इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है। दोस्तों बर्फ जो गलता है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गलना शुरू करता है और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये आपका 273 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 273 आपका 15 के करीब होता है। तो ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन के 320 विलायक जल में कहा जा रहा है 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो बिलियन की सांद्रता क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखिए बिलियन की सांद्रता अगर आपको पूछा जाता है तो देखिए आपका सिंपली इसका फॉर्मूला होता है कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान। तो देखिए विलय जो पदार्थ आपका है, जिस पदार्थ को उसमें डाला गया है, ये आपका कितना है, टोटल आपका 40 है। कितना है आपका 40 है। और कहा जा रहा है कि बिलियन का जो आपके एग्जैक्ट आपका द्रव्यमान होता है, जिसे कि आप देखेंगे तो 1 बिलियन का 320 आपको ग्राम विलायक दिया गया है, तो 320 आप नीचे रखिए, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे 4 8 32 यानी कि 1 आपका 8 हो जाएगा। इसको आप ले आना पॉइंट में कन्वर्ट करके, इसका फाइनली आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 11.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का आ जा रहा है, परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना भी कर लेना, मैंने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत पूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह श्वेत पूर्ण है। देखिए दोस्तों प्रश्न को आप समझने का प्रयास करेंगे। चमकदार श्वेत लौह के साथ जब मैग्नीशियम रिबन को दहन कराया जाता है, जलाया जाता है और कहा जा रहा है कि यह श्वेत पूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह श्वेत पूर्ण क्या है, ये आपको पर बताना है। तो यह आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है। देखिए सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं दिया गया है। तो देखिए आपका जो है प्रशासकीय प्रोत्साहन भी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे तो हमारा पहला में दिया गया है राज्य सरकार और दिए गए है यहाँ पर आपका राज्य सूची का विषय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। केंद्र सरकार दिया गया, ये हमारे संघीय सूची के अंतर्गत, तो ये सभी आपका करेक्ट है। केंद्र और राज्य दिया गया है, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत दिया गया है। स्थानीय सरकार दिया गया है अपशिष्ट सूची के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों ये आपका गलत दिया गया। स्थानीय सरकार जो है आपका अपशिष्ट सूची आपका संबंधित नहीं होगा। अपशिष्ट सूचियों पर देखेंगे तो जो कानून बनाने का काम करता है ये कौन करता है, तो ये संसद में आपका निहित होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये स्थानीय सरकार दिया गया है, जो कि आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। सफ़ेद के बाद दीवारों पर चमक आने का कारण क्या है। दोस्तों देखिए जो आपके बुझा हुआ चूना होता है, या फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आपके अनबुझा चूना होता है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है और पुनः जब इसे रिएक्ट करवाया जाता है पानी में डाल करके, इसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना और इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि आपका CaOH का आपका होल 2 होता है। और पुनः ये जो आपका CaOH का होल 2 है, जब इसे व्हाइट वॉशिंग किया जाता है तो ये क्या करता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो आप देखेंगे तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि इसमें चमकने वाला का कारण क्या है। तो आपका देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। दोस्तों याद रखना इसमें लगभग 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। दोस्तों सबसे पहले याद रखना कि मैग्नीशियम का आपका अयस्क क्या होता है। तो मैग्नीशियम का अयस्क आपका डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, ये हमारे मैग्नीशियम का अयस्क होते हैं। बट यहाँ पर सीडेराइट लोहा का अयस्क होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये सभी हमारे लोहा का अयस्क होता है। तो प्रश्न को रिपीट करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। तो डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट, ये सभी आपके मैग्नीशियम का अयस्क है। बात आप देखेंगे तो सीडेराइट दिया गया है, जो कि आपका लोहा का अयस्क होता है। लोहा का प्रमुख अयस्क क्या क्या है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और आपके सीडेराइट होता है। तो इतने पॉइंट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म कहा जा रहा है, ही कहा जा रहा है कि विगेन डैश अबाउट द कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग।
तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको प्रीपोजिशन बताना है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। देखिए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टू टॉक, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यान रखना दोस्तों आप सभी लोग, भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आपका जो है आगे है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ब। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि यूनिवेन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून इज अनवेन आपको दिया गया है, इसके लिए बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पीते हैं तो 4 व्यक्ति 7 दिन में कितने बोतल पानी पिएंगे? देखिए आपका जो है मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसे हम लोग जो है MDH पर शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं, जो भी काम आपका रहेगा इसे हम लोग नीचे रखेंगे। तो 7 व्यक्ति जो है 2 दिन में 15 बोतल पानी पीता है, तो पानी पीना यही क्या होगा यहाँ पर काम होगा, तो इसे हम लोग नीचे रखेंगे। अब कहा जा रहा है 4 व्यक्ति, कहा जा रहा है कि 4 व्यक्ति 7 दिन में कितने बोतल पानी पिएगा? मान लिया जाए कि आपका X बोतल पानी पिएगा, कैंसिल आउट इसको कर लीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोग खुद से करेंगे, ठीक है। पूछा रहे कि कितने बोतल पानी पिएंगे, तो इसको आप सभी लोग क्या करेंगे? सॉल्व। तो चलिए इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए इसको आपको काट लेना है, 7 से आपका 7 कट जाएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 से जो आपको 4 को मैंने कैंसिल आउट किया है, यहाँ पर आपका 2 होगा, फिर 15 दूना आपका 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 1Q + 2Q और यहाँ पर दिया गया है आपका डैश और कहा जा रहा है कि 10Q 10 टू द पावर Q, कहा जा रहा है कि 325 हो, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 2T 2 पर पावर 3 प्लस आपका 4 पर पावर 3 डैश, कहा जा रहा है कि 20 पर पावर 3 का मान क्या होगा? ये आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका जो निकल करके आएगा ये आपका आ जाएगा जो आपका 24,200 आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी शब्द दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय होता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? चलिए लंबोदर किस प्रकार का शब्द है ये आपको पर पूछा जा रहा है। लंबोदर आपका जो है योगरूढ़ शब्द है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जो है सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए आंसर लगाएंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत प्लस मार्ग। अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है, रिपीट कीजिए। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत प्लस मार्ग होगा, जिसे हम लोग सन्मार्ग कहेंगे। तो ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? देखिए बहुब्रीहि समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन। ध्यान रखना प्रतिदिन आपका जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है और प्रतिदिन जो है ये आपका अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। तो आपने अगर ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए समास का जो है आपको थियोरटिकल आपका क्लास आप सभी लोगों को ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, इसका कंप्लीटली PDF मिल जाएगा। PDF आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका हिंदी से रिलेटेड आपका है, तो इसमें प्रैक्टिस आपका खोजता है। प्रैक्टिस रहेगा तो आप बिल्कुल सभी क्वेश्चंस को बना लीजिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषम वाचक है, तो यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो आप बताइए करेक्ट कहा जा रहा है या फिर आपका गलत है? तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों जो है आपका सही कहा जा रहा है। हमें छांटना है कौन सा आपका अशुद्ध दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं होगा, कृष्ण के अनेक नाम है, ये होना चाहिए था, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो कहा जा रहा है
कि यह काम आप पर निर्भर है, तो ये सभी हमारा करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो 96 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा LV-M3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा LV-M3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% कहा जा रहा है कि लाभ बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 10% छूट देकर कहा जा रहा है 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप सभी लोग और बताइए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं और देखिए ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूछा रहा है कि कितनी प्रतिशत जो है आपका वृद्धि करनी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिए सपोज दैट कि जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत का क्या है वृद्धि करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका वृद्धि अगर 8 से अगर हम लोग 10 पर जाए या फिर 10 से अगर 8 पर आए तो ये आपका 2 का वृद्धि होगा। लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है कि जो किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% कहा जा रहा है कि लाभ पर बेचने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना पर आपको छूट दिया जा रहा है, तो ये आपका जो है 10 पर दिया जा रहा है। अब देखिए पूछा जा रहा है कि कितना वृद्धि करना होगा, तो इसको 100% से आप सभी लोग गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5 बार में, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 बार में आपका कट जाएगा और इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 20 आपका आ जाएगा। तो आप लोग किसी अगर अदर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो अदर मेथड से भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका 20 आ जाएगा, इसकी हम जो भी इसको सॉल्व करेंगे ट्रिक से ही करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, कहा जा रहा है कि log 1 बेस a का मान क्या होगा। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली आपको पूछा जा रहा है कि जो log आपका 1 है इसका वैल्यू क्या है। तो हमेशा याद रखिए log 1 का वैल्यू आपका 0 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत कहा जा रहा है कि मॉर्फिन पाया जाता है। तो ये आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए मॉर्फिन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका लगभग 12% पाया जाता है। देखिए इसको डायरेक्टली याद रखेंगे आप सभी लोग, कच्चे कहा जा रहा है कि अफीम में कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसमें लगभग आपका 12% मॉर्फिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का कहा जा रहा है कि सक्रांतिक क्षेत्र क्या कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। इको टाइप, इंकेड दिया गया, इकोस्फीयर, इकोटोन दिया गया है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग, करेक्ट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे दो विभिन्न जो है कहा जा रहा है कि समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इकोटोन। ध्यान रखना क्या कहते हैं हम लोग, इसे इकोटोन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली साथियों जो है फुल सेट आपका कवर हो चुका है। अब आप सभी लोग देखिए कि कितना आप एक्यूरेसी जो है आप मेंटेन कर पा रहे हैं। और देखिए सेशन वाइज और टॉपिक वाइज जो कंप्लीटली आपका ग्रुप पर चल रहा है, आप सभी लोग इससे जो है आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन करें, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीका से सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। टॉपिक वाइज जिस भी सेशन को कवर किया गया है इन सभी को टॉपिक वाइज वहाँ पर डाला जा रहा है। और सिलेक्टिव क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन A to Z आपको वन लाइनर फॉर्म में भी, प्लस आपको आंसर हाईलाइट करके ऑप्शनल भी आपको मिलेगा। और टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी साथियों किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।